नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस बार यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेरिट लिस्ट आई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ये बवाल आपको सोशल मीडिया पर दिखलाई देगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। सोशल मीडिया पर भी इसलिए दिखलाई देगा क्योंकि वहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं और इसको एक कैंपेन की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज ही नहीं, जो प्रगतिशील तबका है सामान्य वर्ग में, वो भी इसके साथ लगा हुआ है, वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बना हुआ है। और ये जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो विरोधाभास हैं, जो गड़बड़ियां हैं, धांधलियां हैं, उनको वो चिन्हित कर रहा है, उन्हें उजागर कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इस बार शोर ज़्यादा मच रहा है क्योंकि बहुजनों की जो पहुंच है मीडिया में या उपस्थिति है वो बढ़ी है और उनकी आवाज़ ज़्यादा मुखर हो गई है। वो ज़्यादा बुलंदी के साथ अपने तर्क को रख रहे हैं, अपने तथ्यों को रख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। लेकिन ये जो यूपीएससी में घालमेल या घोटाला या जो बायसनेस है, उसमें पूर्वाग्रह और दुराग्रह हैं जो पिछड़े दलित तबकों के को लेकर, वो उन पर चर्चा तो 1950 से ही होती आ रही है कि कैसे ये जो चयन की प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा दोष है। यानी जो बहुजन तबके के लोग हैं जो रिटन में अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, उन्हें इंटरव्यू के दौरान इतने कम मार्क्स दिए जाते हैं कि वो मेरिट लिस्ट में से बाहर हो जाते हैं। एक तरह से अगर एक सूची ऐसी बनाई जाए जिसमें जो रिटन टेस्ट के बेस पर हो, तो इसी साल जो 10 की सूची है उसमें से 7-8 आपको पिछड़े दलित वर्ग से मिलेंगे, आदिवासी वर्ग से मिलेंगे, इन 3 वर्गों से मिलेंगे। लेकिन चूंकि इंटरव्यू में घपला घोटाला हुआ, इसलिए उस सूची में आपको सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के लोग भी दिखाई देंगे और जो टॉपर हुआ है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो विवाद है इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए हमारी ब्यूरोक्रेसी में पिछड़े दलितों और आदिवासियों का, उसको बाधित कर रहा है। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, ठीक उसी तरह से इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यू का पैनल होता है वो एक तरह का बायस रखता है पिछड़े दलित आदिवासियों के को लेकर। और यही वजह है कि इतना सब होने के बावजूद, उनका जो रिजर्वेशन है वो फिक्स होने के बावजूद, उनका प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। यानी जैसे IAS, IFS, IPS जैसी सेवाओं में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व केवल 7.65% है, जबकि कोटा उनका 15% का रखा गया है। इसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट की जो नुमाइंदगी है वो 3.8% है, जबकि कोटा उनका 7.5% है, यानी आधा से भी कम है। और दलितों का भी आधा से कम है। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% का है, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति 15.9% है, यानी लगभग 11% का घाटा है। प्रमोशन में रिजर्वेशन न होने की वजह से भी जो जॉइंट सेक्रेटरी स्तर तक सिर्फ 4-5% SC ST ही पहुंच पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है पिछड़े दलितों और आदिवासियों के खिलाफ, और उनकी नुमाइंदगी इन 78 सालों में भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जो कि हो जानी चाहिए थी। और ये इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो उच्च वर्ण के लोग बैठे हुए हैं, तमाम जो नियुक्तिकर्ता हैं या इंटरव्यू करने वाले हैं, उनके अपने आग्रह दुराग्रह होते हैं, वो उसके हिसाब से तय करते हैं। अब देखिए कि ये जो विवाद है, मैं आज जो है उस पर भी आऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी बता देता हूँ। 1950 का उदाहरण लीजिए। पहले SCIAS अधिकारी अच्युतानंद दास ने लिखित परीक्षा में जो 1050 अंकों की होती थी उसमें से 613 अंक हासिल किए, यानी 58.38% अंक उन्हें मिले।
जो टॉपर जो रहे उस सूची में एन कृष्णन, उनको मिले थे 602, जो उनसे ज़्यादा थे अच्युतानंद दास के। लेकिन इंटरव्यू में दास को सिर्फ 110 मार्क्स दिए गए 300 में, जबकि कृष्णन को 300 में से 260 मार्क्स दिए गए। जाहिर है कि दास का रैंक 48वां रहा, जबकि कृष्णन टॉप पर पहुंच गए। तो रिटर्न परीक्षा में आप देखिए कि दलित आगे था, लेकिन ये इंटरव्यूज में खेल हुआ और वो पिछड़ गया। तो ये इसी तरह एक और उम्मीदवार का जिक्र किया जा सकता है। अनिरुद्ध दास गुप्ता ने लिखित में सबसे कम अंक 47.04% पाए थे, लेकिन इंटरव्यू में सबसे अधिक मार्क्स उनको दिए गए 88.33%, और वो 22वें रैंक पर पहुंच गए। यानी अच्युतानंद दास 613 अंक लेकर 48वें स्थान पर रहे, और ये मतलब आधे से कम 450 के आसपास अंक लेकर ये 22वें रैंक पर पहुंच गए। ये इस तरह के उदाहरण बहुत मिलते हैं। इसी तरह से 1954 का भी एक उदाहरण है। पहले STIAS अधिकारी माम्पू जैम चुंगा ने रिटर्न परीक्षा में 747 अंक हासिल किए, जो कि उस साल तीसरे सबसे ज़्यादा अंक हासिल करने वाले थे। लेकिन इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में उन्हें 300 में से केवल 160 अंक दिए गए, जो कि 53.33% थे, और उनका रैंक फिसल कर पहुँच गया 64वां पर। वहीं कम लिखित अंकों वाले रथिंद्रनाथ सेनगुप्ता को इंटरव्यू में 300 में से 240 अंक दिए गए, 80% अंक दिए गए, और वो 52वें रैंक पर पहुंच गया। 2016 में भी एक विवाद सामने आया। विवादों की तो झड़ी लग जाएगी, लेकिन जो सामने निकल कर आ गए हम उन्हीं का जिक्र कर सकते हैं। अखिल भारतीय दलित और मुस्लिम महासंघ ने आरोप लगाया था कि SC/ST उम्मीदवारों को लिखित में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद इंटरव्यू में कम अंक दिए गए, जबकि जनरल कैटेगरी के कम लिखित अंकों वाले उम्मीदवारों को अधिक अंक मिले। IAS कैडर में जनरल कैटेगरी को फायदा हुआ। ABDMM ने ये जो संगठन का नाम लिया, UPSC से जांच की मांग की गई, लेकिन UPSC ने इस पर लीपापोती कर दी। तो ये विवाद आज़ादी के बाद से चल रहा है। आज़ादी के बाद से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर किस तरह के लोग काबिज हैं, आप समझ सकते हैं। किस तरह से चयन में धांधली या पक्षपात हो रहा है ये भी स्पष्ट है। अब देखिए, अभी जो विवाद भड़का हुआ है उस पर आते हैं। किस तरह से साफ साफ दिख रहा है कि पक्षपात हुआ और पूरी मेरिट लिस्ट उलट पुलट हो गई। सबसे पहला मामला लीजिए सुरभि यादव का। ये शेड्यूल कास्ट की उम्मीदवार हैं। लिखित में उनको 862 अंक मिले, जबकि इंटरव्यू में केवल 165। और मोनिका श्रीवास्तव जो माफ़ कीजिएगा सुरभि यादव पिछड़े वर्ग की कैंडिडेट थी, OBC थी, उनको 662 लिखित में अंक मिले, इंटरव्यू में केवल 165 अंक दिए गए। मोनिका श्रीवास्तव जो कि जनरल कैटेगरी की हैं, उनको लिखित परीक्षा में केवल 819 नंबर मिले, यानी लगभग 50 अंक कम मिले, लेकिन इंटरव्यू में 206 अंक दिए गए, और जिससे वो आगे निकल गई रैंकिंग में। 2025 के डेटा का एक और विश्लेषण आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो टॉप 10 रैंकों में है, जितने भी ST, SC और OBC के कैंडिडेट थे, उनमें से किसी को भी 200 से ज़्यादा अंक नहीं मिले, सब 200 से ज़्यादा थे। जबकि जनरल कैटेगरी को बड़ी उदारता से मार्क्स दिए गए। ये बिल्कुल एक साजिश के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। भले ही UPSC कह रही है कि जो डिटेल दिए जाते हैं कैंडिडेट के, उसमें उनकी जाति या पृष्ठभूमि नहीं बताई जाती है, लेकिन हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत घाघ होते हैं। वो बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं कि कौन किस वर्ग का है। आदिवासियों की शिनाख्त हो सकती है, दलितों को पहचाना जा सकता है, पिछड़ों में कहीं कहीं थोड़ा सा
दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहाँ भी तरीके वो जानते हैं कि कैसे पता कर लें कि ये किस तरह के हैं और उनको उस हिसाब से फिर ट्रीट किया जाता है। अब इसके एक दूसरे पक्ष पर आते हैं, फर्जी एसटी सर्टिफिकेट का। मतलब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो सवर्ण तबके के जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो एसटी या एससी की सर्टिफिकेट बनाकर आईएएस आईपीएस में दाखिला ले लेते हैं और हाई रैंक भी हासिल कर लेते हैं। इसी साल का सुवन शर्मा का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा है, जहां उन पर फर्जी एसटी सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल करने का आरोप लगा है। ये यूपीएससी में आरक्षण व्यवस्था के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जहां ऊपरी जातियों के लोग फर्जी दस्तावेजों से पिछड़े वर्गों के कोटे का फायदा उठाते हैं। इसकी जानकारी ले लीजिए। सुवन शर्मा का परिवार जम्मू से है। उनके पिता डॉक्टर टी.आर. रैना ब्राह्मण होते, पूर्व एचओडी ब्लड बैंक जम्मू मेडिकल कॉलेज के थे। माँ श्रीमती निर्मल शर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। परिवार उच्च शिक्षित है और ब्राह्मण समाज से है, जो एसटी कैटेगरी में नहीं होता। अब 2023 में जनरल कैटेगरी से AIR 412 उन्हें मिली। उस समय वो DYSP प्रोबेशनर भी थे। 2025 में एससी कैटेगरी से AIR मतलब ऑल इंडिया रेटिंग जो है वो 148 हासिल कर ली। मेन मार्क्स 805 थे। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में 185 अंक मिल गए। और इस तरह से ये आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग करके उन्होंने वास्तविक एसटी उम्मीदवारों का हक छीन लिया। और ऐसे बहुत सारे मामले आते रहे हैं, ये कोई नया मामला नहीं है। पूजा खेड़कर का मामला आपको पता ही है, महाराष्ट्र की थी और पूजा ने फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का उपयोग करके यूपीएससी में 821वां रैंक हासिल कर लिया था। लक्ष्मी कटारिया हैं गुजरात में अंडर सेक्रेटरी है, फर्जी ट्राइबल सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल की। जांच में फेक पाया गया। गुजरात सरकार ने 2018 एक्ट के तहत उनको फिर डिसमिस किया। पंजाब में 31 अधिकारी, पिछले 2 वर्षों में 31 अधिकारी AIS एलाइड AIRS एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आदि थे, फर्जी एससी सर्टिफिकेट से पकड़े गए। राज्य स्तर की जांच कमेटी ने सर्टिफिकेट सारे कैंसिल किए। तो ये फेक सर्टिफिकेट के जरिए भी पूरा घोटाला किया जा रहा है और ये आसान उन वर्गों के लिए है क्योंकि पूरी नेटवर्किंग है और कोई पकड़ता नहीं जब तक कोई खुलासा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे होंगे, कलेक्टर बने होंगे, कहीं बड़े पद पर बैठे होंगे और कोई उन पर क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा। अब लीजिए एक और घोटाला, ये EWS का घोटाला है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा बनाया गया है 10% का कोटा, उसमें भी बड़ा खेल हो रहा है। उसमें भी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए जो संपन्न और सवर्ण जातियां हैं वो खेल कर रही हैं और अपनी रैंकिंग भी बना रही हैं और उसके तहत IAS भी बन रही हैं। IWS का दुरुपयोग कैसे होता है जरा ये समझ लीजिए। IWS कोटा 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन से शुरू हुआ, जिसमें सामान्य वर्ग के परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होने पर 10% तक आरक्षण इस वर्गों को मिलता है। दुरुपयोग मुख्य रूप से फर्जी आय प्रमाण पत्र के जरिए होता है। कई अमीर परिवार जैसे IAS IPS के रिश्तेदार कम आय दिखाकर IWS का सर्टिफिकेट लेते हैं, यानी EWS का सर्टिफिकेट लेते हैं। EWS में कट ऑफ सामान्य से कम रहता है, जिससे कम कुल अंकों वाले उम्मीदवार भी सेलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्टर IAS बन जा रहे हैं। हाल के आंकड़े देखिए, कट ऑफ तुलना कीजिए जरा। 2024 में फाइनल कट ऑफ जो थी जनरल की 947 थी, EWS की 917 थी, 30 अंक कम थी। OBC में 910 थी और SC में 880। 2025 में जो फाइनल कट ऑफ थी जनरल में 963 थी, EWS में 926, OBC में भी 926 थी। तो
आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप EWS की सर्टिफिकेट बनाते हैं, आपको उससे उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें कम जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसके ज़रिए आप सफल हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। दुरुपयोग के कुछ मामले बता दूं। रवि कुमार सिहाग 2022 बैच IAS MP कैडर, 2021 UPSC में EWS से ऑल इंडिया रैंकिंग 18 हासिल की। राजस्थान से फर्जी ये सर्टिफिकेट बनाया, इस्तेमाल किया। राजस्थान सरकार ने जांच की। RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभर ने शिकायत की, जो पूजा खेड़कर केस भी जिन्होंने उठाया था। फ्रॉड साबित हुए तो नियुक्ति रद्द हो सकती है, अभी जांच जारी है। इस तरह से एक और अभी जो सोशल मीडिया पर बड़ा जोर शोर से मामला छाया हुआ है वो आस्था जैन का केस है। 2023 में आस्था जैन जनरल कैटेगरीज की तहत IPS बनी, लेकिन 2025 में EWS से IAS के लिए प्रयास किया। आरोप यह है कि सैलरी आय छिपाकर EWS का इस्तेमाल किया, और ये है कि EWS में 90% स्कैम जैसे कमेंट है, और ये स्कैम की तरह होता है। एक अनु बेनीवाल हैं, IPS की बेटी, उन पर भी माफ कीजिएगा EWS का दुरुपयोग करने का आरोप है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनकी हकमारी हो रही है। अगर उनकी रैंकिंग खराब कर दी जाती, इंटरव्यू में नंबर कम देकर, तो उनकी नियुक्तियों में भी असर पड़ता है, उनके प्रमोशन पर भी असर पड़ता है, यानी पूरा करियर ही प्रभावित कर दिया जाता है। और अगर जनरल कैटेगरी को ज़्यादा नंबर दे दिए तो उनका करियर चमक जाता है। फिर तरह तरह की फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए भी ये घोटाला हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए, और जो बहुजन समाज की मांग है वो बहुत जायज़ है, इस पर गौर करना चाहिए। और ये जो इंटरव्यू वाली पद्धति है इसको या तो ख़त्म करना चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए कि जो कैंडिडेट है उसको बिना देखे इंटरव्यू किया जाए, यानी वो लोगों जो इंटरव्यूअर हैं वो उनको ना देख सके, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था कैसे हो सकती है ये विचारणीय है, सोचा जा सकता है और क्या हो सकता है इसके लिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल वेरिफिकेशन, सख्त जांच कमेटी, और अगर गड़बड़ियां करती हैं तो इस पर पेनल्टी बढ़ाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो फ्रॉड हो रहा है उससे पूरी ब्यूरोक्रेसी प्रभावित हो रही है, वो उसमें रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, करप्ट लोग आ रहे हैं, और जाहिर है कि पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।